हेलो दोस्तों, आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, आप लोग सभी जान पा रहे होंगे। हम इससे पहले टोटल 24 क्लास के बारे में डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। आज हमारा जो क्लास नंबर होगा 25 नंबर क्लास होगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होगे, चंपारण मूवमेंट, यानी कि जी हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर जो अपने महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान की धरा पर जो पहला मूवमेंट हुआ था, जो पहला आंदोलन हुआ था, उसका नाम था चंपारण आंदोलन। तो इसी चंपारण आंदोलन से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ऑथेंटिक, और जो आज से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ना, सारे के सारे वही क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हो गए, जो कि अलग अलग एग्जाम के अंदर हिंदुस्तान के कंपटीशन में पूछे जा चुकी है। चाहे वो एनडीए का, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, सीजीएल, सीपीओ वगैरह, यूपीएससी प्रीलिम्स, नेट, टीजीटी, पीजीटी, टीचर्स की कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आए हैं, उन सभी को आधार हम बनाएंगे इस छोटे से प्यारे से सेशन में। आप लोग हमारे साथ एक तरह से जुड़े रहना। जो भी हमारे चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को आप लोग एक तरह से साइड में बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप लोग सभी जानते होंगे हमारा जो सीरीज है वो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वाइज हमारा सीरीज चल रहा है। हम पूरे के पूरे आधुनिक भारत के टॉपिक को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे एक तरह से पॉइंट को। जैसे कि हमने शुरू किया था भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनी के अराइवल से, यानी कि यूरोपियन कंपनी के आगमन से, तो ऐसे चलते चलते हम लोग आज पहुंच चुके हैं 1917। आज का हमारा मेन टाइटल होगा चंपारण मूवमेंट। और इस समय चंपारण मूवमेंट के साथ साथ उस समय और भी जो भी हमारे देश के अंदर क्रांतिकारी घटना या कोई भी मूवमेंट चल रहे थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उस युग में क्या क्या हुआ था 1917 के समय में, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित एक तरह से मूवमेंट है, तो गांधी के साथ भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो काफी एक तरह से हमारे टॉपिक आएंगे, काफी हमारी सीरीज आएंगे, लेकिन आज का सेशन हम एक तरह से शुरू कर रहे हैं 25 नंबर क्लास के बारे में, ठीक है। जो भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमसे, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम हो तो। अगर आप लोग कंटिन्यू हमारी क्लास का आनंद ले रहे हो, हमें दृष्टिगोचर कर रहे हो, आप हमारे चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करना, प्लस आप लोग शेयर भी करना। जो भी तुम्हारे इधर उधर नियर डियर देर आस पास एक तरह जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले हमारे इस माहौल में, आप लोग उन सबको एक तरह से बता सकते हो, अगर आप लोग बताना चाहो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। देखो, चंपारण मूवमेंट मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप लोग हमें एक तरह से अच्छे से महसूस कर चुके होंगे। हमारा अंदाज जो है वो क्वेश्चन को माध्यम बनाकर सारे के सारे पॉइंट आपके सामने सेट किए जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन चंपारण मूवमेंट से संबंधित है, चंपारण आंदोलन से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है ना। तो ये चार स्टेटमेंट मैंने दिया गया, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है चंपारण आंदोलन से। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया हुआ पॉइंट है वैसे, और एसएससी भी काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करती है ना। तो हर चीज को आधार बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने माइंड में क्वेश्चन सेट कर लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। जैसे कि हम एक बार पढ़ लेते हैं आपके सामने, यह किसानों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, चंपारण मूवमेंट किसानों से जुड़ा हुआ था। चर्चा करेंगे पूरे पूरे चंपारण मूवमेंट के बारे में आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे हम सारे के सारे मुद्दे पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बात करते पहले, इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, तीन कठिया प्रथा, यानी कि जो नील की खेती करवा रहे थे ना, इसको तीन कठिया प्रथा बोलते थे। क्या है तीन कठिया प्रथा, टाइटल भी आज हमारे टॉपिक है। इस तीन कठिया प्रथा के बारे में भी चर्चा करेंगे कुछ देर के अंदर आपके साथ, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। बिल्कुल महात्मा गांधी के साथ, ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी अकेले गए थे चंपारण में, बहुत से लोग थे, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद है ना, अपने महात्मा गांधी जी है, ठीक है। बहुत से लोग एक तरह से गांधी के साथ थे, सबके बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। यह प्रथम आंदोलन था जिस एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये एक तरह से बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो जो आएगा ये आएगा डी। देखो, महात्मा गांधी के काफी मूवमेंट है फर्स्ट कैटेगरी के। अगर बात करें महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट, उनके जीवन का पहला मूवमेंट है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया था 1906 और 7 के समय में, जो कि हम अफ्रीका में गांधी का जो रोल था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गांधी का जो पहला आंदोलन था ना, वो साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था 1906 में, एक तरह से सत्याग्रह उन्होंने शुरू कर दिया था। इंडिया की धरती पर गांधी का पहला मूवमेंट की बात करें ना, तो भारत में गांधी के जीवन का पहला जो आंदोलन है वो चंपारण मूवमेंट था। लेकिन चंपारण मूवमेंट है ना, एक रीजनल मूवमेंट था, यानी कि क्षेत्रीय आंदोलन था, न कि ऑल इंडिया के लिए। संपूर्ण भारत के लिए गांधी ने अगर अपना पहला साहसिक कार्य किया है, संपूर्ण भारत के लिए पहली बार गांधी ने कोई एक्शन लिया है, तो रोलेट एक्ट के खिलाफ एक रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, जिसका नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद टॉपिक आएगा। रोलेट सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे सन 1919 का। तो संपूर्ण भारत के लिए गांधी जी का पहला जो एक्शन था ना, वो रोलेट सत्याग्रह था, ना कि चंपारण आंदोलन। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो भाई ये एक तरह से आंसर ये दिया गया कि गांधी का पहला आंदोलन नहीं था, पहला आंदोलन था
बट संपूर्ण भारत के लिए पहला नहीं था। समझ पा रहे हो ना, ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो काफी गांधी के पहला आंदोलन है, जैसे कि लाइफ का पहला आंदोलन साउथ अफ्रीका में, भारत में पहला आंदोलन चंपारण, संपूर्ण भारत के लिए लड़ा गया पहला आंदोलन रोलेट सत्याग्रह, हिंदुस्तान में गांधी का हंगर स्ट्राइक पहली बार, भूख हड़ताल जो हुआ था वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। और गांधी का सबसे पहला आंदोलन जो संपूर्ण या कंप्लीट किसानों को समर्पित था वो खेड़ा सत्याग्रह। भारत में गांधी का पहला जन आंदोलन यानी कि मास मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। आज का जो पॉइंट है हमारा चंपारण मूवमेंट से संबंधित है। तो देखो बात कर लेते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में, आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या बात कर लेते हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो भारत के अंदर जो चंपारण मूवमेंट है, चंपारण, ठीक है, चंपारण आंदोलन, पहली तो बात है जो भारत में चंपारण आंदोलन है ना, वैसे तो क्लास में डिटेल दे रखा है, थोड़ा सा हिंट आपको यहां पर दे देते हैं। 1917 में चंपारण जो जगह है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम चंपारण जगह कहां पर है भाई, ये इन प्रेजेंट टाइम चंपारण है ना, ये बिहार के अंदर है, ठीक है। चंपारण में वर्तमान जो जगह है ना, ये चंपारण, ये बिहार में है। और वर्तमान में बिहार में चंपारण नाम से 2 डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। तो इन प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, ठीक है। तो 1917 में आंदोलन शुरू किया गया था और महात्मा गांधी जी है ना चंपारण के अंदर पहुंचे थे 10 अप्रैल, ठीक है साहब, 10 अप्रैल सन 1917 को चंपारण के अंदर पहुंचती है। ये सारी चीजें है। देख थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, अब पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमारे क्वेश्चन बैंक रह जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग इससे समझ जाओगे, नोटिस आप लोग कर लोगे कि कौन सी कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर है ना, बिहार के अंदर जो चंपारण नामक स्थान है, इस चंपारण नामक स्थान पर है ना अंग्रेज लोग चंपारण के किसानों से अनिवार्य रूप में एक खेती करवाते थे। और जो खेती हुआ करती थी ना, उस खेती का नाम था नील, ठीक है। नील जो कि एक रासायनिक फसल हुआ करती थी, इंग्लिश में इसको इंडिगो के नाम से जानते हैं। इंग्लिश के अंदर 12वीं क्लास में आपने एक चैप्टर सुना भी होगा इंडिगो नाम का। तो एक नील की खेती है ना, अंग्रेज लोग अनिवार्य रूप में चंपारण के किसानों से करवाते थे। और एक रासायनिक फसल हुआ करती थी जिससे कि भूमि का जो उर्वरता सिस्टम है ना, जो उपजाऊपन है, वो नष्ट कर देती थी। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर लगातार किसी खेत में 3 साल तक नील पैदा कर लिया ना, तो चौथी साल उस खेत में तुम नील के अलावा, या तो एक तरह से तुम नील बोल सकते हो, अन्यथा नील के अलावा कोई भी फसल, गेहूं, मक्का, जौ, धान, चावल, बाजरा जो भी होता है वो फसल नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये जो रासायनिक फसल है ये भूमि का उर्वरता सिस्टम भी नष्ट कर देती थी। और इसके बदले में किसानों को कोई अदर बेनिफिट है ना, कोई अन्य एक तरह से सहायता वायता फायदा वायदा कुछ नहीं मिल रहा था। कैसे करवाते थे नील की खेती है, और किसानों से अनिवार्य रूप में खेती करवाई जाती थी, है ना। कैसे अनिवार्य रूप में करवाई जाती थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, समझना। जो ये सारा सिस्टम है ना, ये सारे जो चीज अंग्रेज करवा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को ना एक नाम से और जानते थे, इसका नाम था 3 कठिया प्रथा, ठीक है। अब साहब ये 3 कठिया प्रथा क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। 3 कठिया प्रथा, कई बार एग्जाम आता है ना कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कब चला, क्यों चला, कैसे चला, कहां चला, रिजल्ट, रीजन, सारी चीज आती है। तो 3 कठिया प्रथा देखो क्या होता है। जैसे आप लोग मेरे हिसाब से सभी ज्यादातर एक तरह से कृषि वृषि करते होगे, आपने एक तरह से इनको नोटिस किया होगा। जो एक यूनिट होती है बीघा, बीघा आपने सुना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके बताऊं। एक बीघा होता है, बीघा, ठीक है। हम तो बीघा बोलते हैं, बीघा, जैसे अपने इधर हरियाणा में तो किले बोलते हैं। एक बीघा होता है, और बीघा से निचली एक इकाई होती है बिस्वा, ठीक है। बिस्वा मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, बिस्वा, ठीक है। बिस्वा यानी कि बीघा, और बीघा से नीचे एक छोटी इकाई यूनिट है बिस्वा। 20 जो बिस्वा होता है ना, 20 बिस्वा, 20 बिस्वा में 1 बीघा बनता है, ठीक है। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ठीक है। हम तो बोलते हैं भाई बीघा, बात समझ रहे हो। लेकिन जो अपना बिहार है ना, इधर बिहार, तो जो बिहार है ना, बिहार के अंदर इस बीघा को तो बीघा ही बोलते हैं, लेकिन बिहार में जो ये एक तरह से बीघा है इसको बीघा बोलते हैं, बट बिस्वा को बिहार में बिस्वा नहीं बोलते, बिहार साइड में, ठीक है। बिस्वा को बिहार साइड में एक तरह से क्या बोला जाता है, बिस्वा को बिहार साइड में बोला जाता है कट्टे, ठीक है। अब कट्टे तुम तो कट्टे समझोगे अलग कट्टे, लेकिन वो कट्टे नहीं जो तुम समझ चुके हो। कट्टे क्या है, कट्टे बिस्वा को बिहार में कट्टे बोले जाते हैं, ठीक है। और 1 बीघा जो होता है ना, 1 बीघा में कितने कट्टे बनते हैं, 1 बीघा में 20 कट्टे बनते हैं। यानी कि 20 कट्टे बराबर 1 बीघा, यानी 20 कट्टों का जो समूह है ना, एक यूनिट बनती है खेत की, उसको बोलते हैं बीघा। तो 1 बीघा में 20 बिस्वा यानी कि 20 कट्टे होते हैं। अब मैंने कहा था इस आंदोलन को 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। और इसको 3 कठिया प्रथा क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है, रीजन इसलिए है भाई साहब, जैसे कि मान लो अब 20 है, यानी कि ये कोई खेत है, ठीक है। ये कोई खेत है, ये 20 कट्टों का खेत है, यानी कि 1 बीघा है। तो इस 20 है ना, 3/20 इसको इसलिए बोला गया, ठीक है। यानी कि 20 किसी किसान के पास 20 कट्टे हैं, यानी कि 1 पूरा बीघा है, तो उसके
3 कट्टे पर है ना नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये मैं बात कर रहा हूं, जो 3 कट्टे है ना 3, इस पर एक रूल ये था अंग्रेजों का एक तरह से उस समय गुलामी में कि 20 कट्टे में 3 कट्टों पर एक तरह से नील खेती करना अनिवार्य होता था। इस तरीके से अंग्रेजी खेती करवाते थे। सो हमारे देश में इसी को एक सिस्टम से, एक प्रथा के नाम से जाना गया, वो कहा गया 3 कठिया प्रथा। और इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए या नील की खेती को समाप्त करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर है ना महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक रीजनल मूवमेंट शुरू किया जाता है बिहार की धरा चंपारण नामक स्थान पर, जिसको देश की दुनिया के इतिहास में चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कि अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था, जो कि भारत में महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट 1917। ठीक है, तो 20 कट्टे बराबर एक तरह से 1 बिघा। ठीक है, तो ये बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये सारी की सारी चीजें आप लोग एक तरह से अच्छे से कवर कर पाए होगे। अब मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, समझ जाओगे। संपूर्ण भारत का, अब देखो क्वेश्चन क्या था कि गांधी का भारत में एक तरह से पहला आंदोलन, ये गांधी का भारत में पहला आंदोलन तो है, लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण भारत में गांधी का पहला आंदोलन ये नहीं था। इस बात को थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। क्या चाहिए भाई? कौन सा हेलमेट? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग एक तरह समझ जाओगे। अब दूसरी बात, यहां पर एक बात कर रहा हूं मैं, नील की खेती, ये सारी चीजें समझ जाओगे। अब ये गांधी का देखो पहला मूवमेंट तो है, लेकिन ये ध्यान रखना ये रीजनल मूवमेंट है। रीजनल मूवमेंट बोले तो ये एक क्षेत्रीय आंदोलन है। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचे थे चंपारण के अंदर। और ये किसने बताया था कि गांधी जी हमारी इस दुर्दशा का एक तरह से सोल्यूशन करो, अंग्रेज लोग नील की खेती अनिवार्य रूप में काफी साल से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा मेरे हिसाब से एक लखनऊ के अंदर, लखनऊ में मैंने इससे पहले टॉपिक तुम्हें पढ़ाया, लखनऊ सेशन। ठीक है, जो लखनऊ सेशन भारत के अंदर हुआ था ना 1916 में, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ सेशन जो एक तरह से हो रहा है, तो महात्मा गांधी से मिलने, ठीक है, एक किसान नेता हुआ करता था जिसका नाम था राजकुमार। ठीक है, एक किसान नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, किसान नेता राजकुमार शुक्ला, और एक इंसान और हुआ करता था, नाम मैं यहां पर बता देता हूं तुम्हें, और इन्हीं के सारे क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, संत राउत। ठीक है, तो ये 2 बंदे हैं ना, ये महात्मा गांधी जी को एक तरह से इनवाइट करते हैं कि गांधी जी आओ और हमारी चंपारण में जो ये एक तरह से दुर्दशा हो रही है इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करो। तो राजकुमार शुक्ला और संत राउत के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण के अंदर अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं और वहां पर एक तरह से आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन को माध्यम बनाकर सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे और उम्मीद कर रहे आप लोग इस चीज को समझ जाओगे। वैसे सबसे पहले जब बिहार में गए ना महात्मा गांधी, तो सीधा चंपारण के अंदर नहीं पहुंचे थे, ध्यान रखना। महात्मा गांधी सबसे पहले पहुंचे थे मुजफ्फरपुर के अंदर, और ये मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है, वही मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बम कांड आपने सुना 1908 वाला। तो यहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर में पहुंचे थे, उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण के अंदर जा रहे हैं और अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो क्यों शुरू किया गया आंदोलन? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने, या नील की खेती को समाप्त करने के लिए, या नील कामगार या जो नील कर्मी के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहा था ना, उस अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को एक तरह से शुरू किया था। रीजन बहुत है, अगर छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो कि कैसे कैसे चीजें एक तरह से हो रही है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक तरह से बताई है। ठीक है, इस समय अगर बात करें हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था, इस समय हमारी बात करें कि भारत का इस समय वाइसराय कौन था, तो इस समय भारत का वाइसराय था भाई लॉर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड। ये इस समय हिंदुस्तान के वाइसराय है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नाम का बंदा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो अब हमें यहाँ पर पूरा टॉपिक आपको देखो कवर नहीं किया, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, बाकी आपने ऑफलाइन में इन टॉपिकों को पूरी डिटेल से अच्छे से पढ़ा भी होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बात और करता हूं, उस बात को थोड़ा सा और समझना, एक पॉइंट और समझना। जब ये चंपारण आंदोलन भारत में हुआ ना, तो इसके बाद है ना एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था चंपारण, ठीक है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। एग्रेरियन यानी कृषि से संबंधित है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और इस कमेटी के जो है ना सदस्य महात्मा गांधी भी थे। तो अंग्रेजों ने कहा था भाई बताओ भाई तुम्हारी क्या मांग है, तो हमारे देश के नेताओं ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने क्या किया, अपने एक तरह से मांगे रखी है ना, अपनी प्रॉब्लम रखा कि भाई तुम ये 3 कठिया प्रथा कर रहे हो, उसको खत्म करो। अंग्रेज इस बात को स्वीकार करते हैं, चंपारण एग्रेरियन कमेटी की बात को मानते हैं। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के बाद क्या होता है, भारत के अंदर, ठीक है, सन 1918 ईस्वी का समय था और अंग्रेज भारत में एक एक्ट पारित करते हैं। और जो एक्ट पारित किया ना उसका नाम था चंपारण कृषि अधिनियम या चंपारण एग्रेरियन एक्ट। तो आपसे क्वेश्चन एक तरह से यह भी पूछा जाता है, चंपारण, चंपारण नाम से है, चंपारण एग्रेरियन, एग्रेरियन बोले तो कृषि,
चंपारण एग्रेरियन एक्ट, भारत में चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पारित हुआ? तो ध्यान रहे 1918 आंसर देना, कभी 17 दो ना। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इन अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को बिहार स्थान से समाप्त कर दिया था। इस बात को ध्यान रखना। तो चंपारण एग्रेरियन जो एक्ट है ना, अगर इसका आपसे पूछे ना ये शुरू कब किया, सॉरी ये चंपारण एग्रेरियन एक्ट लागू कब हुआ, तो 1918 में इसको लागू किया था। ये एक तरह से दो तीन बातें मैं कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे आप लोग समझ जाओगे। 1917 में आंदोलन चला था और इसी आंदोलन को शताब्दी वर्ष इसका मनाया गया था सन 2017 में, क्योंकि अप्रैल 2017 में इस आंदोलन को शुरू हुए कंप्लीट 100 साल हो चुके थे। और इसी उपलक्ष्य में भारत की सरकार क्या करती है, 13 मई सन 2017 का समय था और 13 मई सन 2017 को भारत इसके शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में इसके ऊपर 3 स्मारक डाक टिकट जारी करता है इसी आंदोलन पर। तो मेरी बात को थोड़ा समझना, सन 2017 में किस आंदोलन ने कंप्लीट किए? 2017 में, ठीक है, इस चंपारण मूवमेंट ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार क्या करती है, 13 मई सन 2017 का समय था, 13 मई 2017 और 13 मई 2017 को 3 स्मारक डाक टिकट एक तरह से जारी इस मूवमेंट के उपलक्ष्य में जारी की जाती, 3 स्मारक डाक टिकट, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड में एक्स्ट्रा और समझ सकते हो। और ये तो तुम्हें चंपारण चंपारण नहीं समझना, अब की बार है ना हर साल किसी न किसी मूवमेंट का शताब्दी वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि चंपारण का तो 2017 में मना दिया गया, रोलेट सत्याग्रह का एक तरह से शताब्दी जो आंदोलन था रोलेट सत्याग्रह उसका 2019 में मनाया गया, वर्तमान में 2025 चल रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो एक तरह से घटना घटी थी उस समय। 1900 की कैटेगरी में बात करें तो 2017 में चंपारण आंदोलन को 100 साल हो चुके थे। अब हम बात करते हैं, 2-3 मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। अब इसी के ऊपर हमारे दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, और इन्हीं पर हम आपके साथ कुछ टाइम तक चर्चा करेंगे और उम्मीद करें आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर चंपारण मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा भविष्य में, तुम्हारे हिंदुस्तान की किसी भी लेवल का एग्जाम हो सकता है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का जो संग्रह है ना, हम इस छोटी सी क्लास के अंदर सारे के सारे डाटा आपके साथ सेट करेंगे, आप लोग उनको समझना और एक तरह से एग्जाम में थोड़ा फाइट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर तो आएगा ये, क्योंकि गांधी का पहला आंदोलन तो था चंपारण, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए लड़ा गया पहला आंदोलन नहीं था, संपूर्ण भारत के लिए लड़ा गया पहला आंदोलन गांधी का रोलेट सत्याग्रह था। इस बात को समझना, संपूर्ण भारत के लिए गांधी का अगर कोई आंदोलन था तो हम पढ़ाएंगे आपको रोलेट एक्ट के खिलाफ जो चला था, रोलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में ही हुआ था, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बातें हमने की है, उम्मीद करें आप लोग इनको समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक छोटा सा टाइटल आपके सामने सेट कर दिया, अब सारे क्वेश्चन इससे ही मिलते जुलते इर्द गिर्द के होंगे, जो कि आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। और उम्मीद करें आपने अपने माइंड में टॉस कर लिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन, ठीक है। गांधी जी का चंपारण मूवमेंट किससे संबंधित था, हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा तो नहीं था, ठीक है। हरिजन के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी एक तरह से बहुत ही बाद में काम करते हैं। सन 1932 में आपने सुना होगा, हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी के निर्देशों में बनाई गई थी, दिशा निर्देशों में बनाई गई थी। हरिजन सेवक समाज 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा बनी थी, ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य था भारत में दलित वर्गों को उत्थान करना, दलितों का अधिकारों की रक्षा करना। हरिजन सेवक समाज 1932, जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बने थे। ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वैसे बहुत है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का एक तो आपने सुना होगा 1930 1930 डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के हेतु, ठीक है, ये भी एक तरह से आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। अब चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, ये तो मैं बात किया थोड़ी देर पहले आपके साथ, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। यानी कि रीजन देखो, एक लाइन सीधा रट्टा नहीं मारना आपने कि भाई 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए या नील की खेती को समाप्त करने के लिए, कई लाइनें घूम फिरकर अलग अलग लाइनें आपके एग्जाम आ सकती है। तो थोड़ा सा आधार आप लोग समझ सकते हो कि मेन एक तरह से इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो नील कामगार या नील कर्मियों के एक तरह से अन्याय जो उनके ऊपर हो रहे हैं, उन अन्याय या उन अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए भी चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। नील की खेती को बंद करने के लिए चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। सारी एक ही बात है, डिपेंड करता है लैंग्वेज, है ना, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन अलग अलग नए नए टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आप लोग समझ पाओगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और आपने सुना होगा, लेकिन आपने जो सुना है ना उससे थोड़ा हट की चीज और मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है,
कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ठीक है, अब इसका आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, आपने हमेशा सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, एक तरह से मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था चंपारण आंदोलन के दौरान। बिल्कुल सही बात है, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी ने इनको संबोधित किया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो टाइटल है ना, ये जो टाइटल है ना, यहां पर एक थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक पत्र था, एक पत्र, एक लेटर लिखा, ठीक है, महात्मा गांधी को, और उस लेटर में गांधी को महात्मा संबोधित किया था। यानी कि मतलब फेस टू फेस बात नहीं कर रही, लेटर के रूप में। क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने ना महात्मा जो शब्द है ना, वो गांधी के लिए एक पत्र में, एक लेटर में एक तरह से लिखा था गांधी के बारे में महात्मा। ठीक है, और जो लेटर लिखा था ना, वो लेटर 1915 की बात है। मतलब गांधी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा शब्द है ना, वो 1915 में ही एक तरह से लिख दिया था, एक लेटर के रूप में। और चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा संबोधित भी करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का जो महात्मा टाइटल है, महात्मा गांधी इसको स्वीकार कर नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे मनाने के बाद ही महात्मा गांधी इसको बाद में स्वीकार करते हैं, और बाद में महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, मेरी बात को समझना, बाद में, बदले में, ठीक है, बदले में रविंद्रनाथ टैगोर एमजी को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एमजी को क्या कहते हैं, महात्मा। और महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को एक तरह से क्या बोलते हैं, गुरुदेव। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला था गांधी ने, और गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन पहली बार इसका प्रयोग कब कर लिया था, महात्मा एक पत्र लिखा था, उसमें गांधी के लिए महात्मा प्रयोग हुआ था 1915 में। महात्मा शीर्षक से एक पत्र लिखा गया था, यह ध्यान रखना, महात्मा टाइटल से एक पत्र लिखा गया था गांधी के लिए। ठीक है, तो उस महात्मा शीर्षक से जो पत्र लिखा गया था ना, वो 1915 में लिखा गया था। कभी इसको 17 मानो ना, तो इस समय यूज हो चुका था महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद तो एक तरह से महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार ही कर लिया था। ये आप लोग समझ रहे हो, महात्मा यानी कि महान आत्मा, है ना। गरीबों के एक तरह से क्षेत्र में महात्मा गांधी गए, वहां पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, है ना, चंपारण के लोगों को न्याय दिलाया। तो ऐसी एक तरह से महान आत्मा है, कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, एक महान आत्मा महात्मा गांधी, कि तुमने एक तरह से गरीबों का, ऐसा लोगों का, अन्याय सहन करने वाले लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। एज ए महात्मा हो तुम तो। ठीक है, तो ये टाइटल आप लोग मेरे हिसाब से समझ जाओगे, रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो मैंने बार बार आपको बताया, अच्छे से आप लोग अच्छे से कवर कर पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था, आप लोग सभी जानते होंगे। हिंदुस्तान के अंदर का जन्म है ना, तो 7 मई यानी कि 7 मई सन 1861 को। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा समझना, 7 मई, और ऐसे ऐसे महापुरुषों के तो जन्म डेट आप लोग याद कर सकते हो। 7 मई सन 1861 को इनका बंगाल में जन्म हुआ था। लेकिन इनका डेथ की बात करें ना, तो 7 अगस्त, ठीक है, डेथ की बात करें 7 अगस्त सन 1941 को इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि डेथ हो गया था 7 अगस्त 1941 को। ठीक है, बंगाल के अंदर एक तरह से जन्मे थे, ये बात ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। और अभी हाल ही में है ना, इनके एक हाउस है, शायद आपने सुना हो तो, शांति निकेतन। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो एक्स्ट्रा कुछ बात करते हैं, आप लोग उनको समझना। इनका हाल ही में एक घर है जिसका नाम है शांति निकेतन, और जो ये शांति निकेतन है ना, ये रिसेंटली है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक तरह से हाल ही में शामिल हुआ है। जो शांति निकेतन है इनका, और हाल ही में 2023 के अंदर है ना, यूनेस्को सूची में एक तरह से इसको शामिल किया गया, शांति निकेतन को। इस बात को भी आप लोग समझना, 2023 में शांति निकेतन हाल ही में एक तरह से शामिल हुआ है। ठीक है, काफी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक तरह से बुक लिखी गई थी, जो कि मैं इससे पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। जैसे कि एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गोरा। ठीक है, एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था काबुली वाला, जो छोटी क्लासों में आपने सुना भी होगा। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है। और एक इनकी पुस्तक जो आपने सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध एक तरह से गीतांजलि, जिसके लिए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था सन 1913 में। इसी पुस्तक की रचना करने के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को एक तरह से नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि नोबेल लेने वाले एशिया महाद्वीप के पहले साहित्यकार थे। इंडिया के तो है ही, एशिया के भी पहले साहित्यकार अगर नोबेल लेने वाले कोई थे तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि एक तरह से शांति निकेतन यूनेस्को में शामिल किया गया हाल ही में। ये बंगाल में शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। ये बीरभूम नामक एक बंगाल में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है,
वहां पर शांति निकेतन है इन प्रेजेंट टाइम के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा जो साथ साथ में बात करता हूं, आप लोग उनको भी अच्छे से समझ सकते हो। तो चंपारण के बाद है ना संबोधित किया था गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन ध्यान रहे 1915 में एक लेटर लिखा महात्मा टाइटल से, उसमें भी इनका एक तरह से नाम उजागर हो गया था महात्मा। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ जाओगे, है ना, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कवर कर रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका एक तरह से सही आंसर क्या आएगा ये आपने एक तरह से कमेंट करना है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, ये है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। देखो चंपारण आंदोलन के बारे में है ना, पूरा ऑल इंडिया में तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ नहीं था, ये आप लोग जानते हो। चंपारण आंदोलन एक रीजनल मूवमेंट था, कुछ एक तरह से इलाके में शुरू हुआ था। तो ये दो तो एक तरह से आप वैसे कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, नहीं होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ठीक है, चंपारण आंदोलन तो गांधी गए थे, किसान के लिए एक तरह से काम किया था, खेती को बंद करवाए थे, 3 कठिया प्रथा समाप्त की थी। रोपण फसलों तथा वाणिज्य फसलों खेती में भारी गिरावट। ठीक है, देखो जर्मनी में ना नील की खेती बहुत मात्रा में जर्मनी में होती थी, और जर्मनी में जो है ना, जर्मनी के एक तरह से रासायनिक बाजारों में, रासायनिक मार्केट में नील की खेती की कमी होने लगी। और जैसी नील की खेती की कमी हुई, गिरावट पड़ी एक तरह से नील की खेती की, तो अंग्रेज लोग, सॉरी नील जो रंग है ना, रंग जर्मनी के मार्केट में जो रासायनिक रंग है उनकी कमी होने लगी। और जैसी रासायनिक रंग की मार्केट में कमी होने लगी, तो अंग्रेज नील की खेती को एक तरह से क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये आपने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मानते हैं आपको। ठीक है, तो वाणिज्य के फसलों का एक तरह से मार्केट में गिरावट हुआ था, तो तादाद मात्रा में अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इस खेती को करवाना अनिवार्य समझते हैं और अनिवार्य रूप में करवाते हैं। तो ये सारी सारी चीजें, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन आया है, यानी कि गांधी ने चंपारण आंदोलन किया, और मेरे हिसाब से इन प्रेजेंट टाइम में आप लोग ने चंपारण मूवमेंट पढ़ा भी होगा, तो सबने यही कहा होगा कि भाई गांधी ने आंदोलन किया तो बहुत अच्छा किया, है ना, वहां के अत्याचार जो अंग्रेज कर रहे थे वहां के लोगों पर, तो गांधी ने न्याय दिलाया, अच्छी बात है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा तक संबोधित कर दिया था। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता के बाद, जो कि गांधी का पहला आंदोलन था भारत की धरती पर उनका। लेकिन कुछ ऐसे भी एक तरह से हमारे देश में उस समय व्यक्ति थे जो कि गांधी के इस आंदोलन का विरोध भी करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा, गांधी का सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, चंपारण सत्याग्रह का। तो ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आंसर हो नहीं सकता। राजकुमार शुक्ला साहब तो खुद कह रहे हैं कि गांधी जी आओ और हमारी प्रॉब्लम को एक तरह से देखो, इसका सोल्यूशन करो। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ थे, राजेंद्र प्रसाद है, राजकुमार शुक्ला है ना, ऐसे काफी लोग थे गांधी के साथ है। तो बचा एक एनजी रंगा साहब। तो रंगा साहब जो है ना, रंगा साहब क्या करता है, गांधी जी का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई साहब एनजी रंगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझना, मेरी बात समझ जाओगे। तो ये सारी सारी चीजें होगी एनजी रंगा। लेकिन एक बात और बताता हूं मैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आप में महसूस करोगे, जो बिहार बीपीएससी में आया भी था क्वेश्चन, कि जब महात्मा गांधी चंपारण के अंदर अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं ना, वैसे सबसे पहले गांधी जी देखो मुजफ्फरपुर के अंदर पहुंचे थे, उसके बाद गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहां पर पहुंचते हैं, चंपारण में। और किसानों के लिए देखो गांधी ने उस समय काम नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही गांधी वहां पर गए तो गांधी ने देखा कि यहाँ पर तो भाई शिक्षा स्तर भी बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है, एजुकेशन का कोई वहां पर माहौल ही नहीं था। और जहां पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं, अंग्रेज वहां पर और भयंकर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी क्या करता, अपने साथियों के साथ मिलकर है ना, वहां पर एजुकेशन स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है। शिक्षा क्षेत्र में भी गांधी ने ध्यान रहे काम किया था चंपारण आंदोलन में। कभी सोचो चंपारण आंदोलन किसान के लिए था, कंप्लीट किसानों को नहीं ध्यान रखना, ये इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया है, इस बात को समझना। ठीक है, लेकिन जैसे ही गांधी जी चंपारण के अंदर पहुंचे, वायसराय इस समय कौन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय है। इसी समय जब गांधी चंपारण पहुंचे ना, तो इरविन नाम का अंग्रेज हुआ करता था। तो इरविन पहुंचता है गांधी के पास कि गांधी जी अब आए हो तुम चंपारण में, है ना, हमारे खिलाफ तो मूवमेंट करोगे। वो तो पता था अंग्रेजों को, एहसास तो पता ही होता है कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है अंग्रेजों के खिलाफ अब। तो गांधी जी को बुलाते हैं कि गांधी जी आओ बैठो, आराम से बातचीत करते हैं, है ना। फील्ड में जाने से पहले अच्छा कि टेबल पर काम हो जाए तो अच्छी बात है, यानी कि आराम से समझौता हो जाए। गांधी और गांधी के जितने साथी थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, अन्य और भी काफी लोग थे, वो गांधी के साथ एक तरह से इरविन ने कहा कि आओ बैठो बात करते हैं ना, उसके बाद सुबह आप लोग जो भी आपकी मर्जी आप कर लेना, आंदोलन करना चाहते हो तो इरविन के कहने पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, उनके साथ चल देते हैं। जहां पर गए थे महात्मा गांधी, इरविन ने बुलाया था गांधी को और गांधी के साथियों को बातचीत करने के लिए। तो उनको खाना दिया गया, यानी एक भोज प्रदान करने वाले थे ये, उनको मतलब डिनर विनर भी दिया गया एज ए। ठीक है,
तो एक रसोइया हुआ करता था, थोड़ा सा मैं यहां पर एक बात करता हूं, आप उसको समझना, है ना, कैसे समझोगे। एक कुक हुआ करता था, ठीक है, रसोइया, और जो रसोइया था ना भाई, उस रसोइया का नाम था साहब बटक मियाँ, ठीक है। ये हिंदुस्तान का एक तरह से बटक मियाँ रसोइया, ये अंग्रेजों के एक तरह से खाना वाना बनाता था भाई, बेचारा नौकरी कर रहा था, इसका तो क्या कमी है, नौकरी कर रहा था ये। लेकिन जैसे ही गए गांधी जी और गांधी के साथी, तो इरविन उनको बुलाता है, उनको खाना वाना प्रदान करता है। लेकिन बदतमीज अंग्रेज क्या करती है, ये जो खाना बनाया था इन लोगों के लिए, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सभी लोगों के लिए, तो बटक मियाँ से अंग्रेजों ने कहा कि ये ले भाई साहब सामान, यानी कि जहर दे दिया एज ए पॉइजन, और वो उनके खानों में मिला दो और इनको खिला दो और सुलटा दो। ऐसा कुछ प्लान बनाया था अंग्रेजों ने, समझ पा रहे हो। बटक मियाँ भाई साहब भयंकर एक तरह से देशभक्त था, बोला भाई साहब इनको जहर दिए थे तो गांधी वांधी तो ऐसे हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएंगी। तो बटक मियाँ को जो अंग्रेजों ने प्लान दिया ना, वो प्लान पता लगे राजेंद्र प्रसाद साहब को, राजेंद्र प्रसाद जी को पता लगे, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद, आप लोग सभी जानते होंगे। और राजेंद्र प्रसाद को जैसे पता लगा, राजेंद्र प्रसाद जी गांधी से जाकर बोलते, गांधी जी निकल लो यहाँ से, हो सकता है कुछ। बटक मियाँ ने भी हालांकि एक तरह से सहयोग किया था यहाँ पर, बटक मियाँ ने कन्फर्म कर दिया था कि राजेंद्र जी थोड़ा गड़बड़ होने वाला है यहाँ पर, मैं कहूँगा तो अंग्रेज मुझे मारेंगे पीटेंगे, आप थोड़ा सा निकल लो यहाँ से, दिक्कत हो सकती है, खाना मत खाना। राजेंद्र प्रसाद प्लस महात्मा गांधी और अन्य जितने साथी थे वो सारे के सारे निकल लेते बिना खाने खाए, है ना, और एक्शन लेते। उसके बाद जो हो तो आंदोलन आप लोग जानते हो, ठीक है। बटक मियाँ, देखो नाम शायद सुना नहीं होगा, ये वो हीरो है बटक मियाँ साहब, ये वो इंसान है, अगर ये ना होता तो शायद देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से हम नहीं सुनते, या महात्मा गांधी के आगे का जो इतिहास है शायद हम नहीं पढ़ते। इस इंसान ने महात्मा गांधी और गांधी के साथी राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जे बी कृपलानी वगैरह, उनकी लाइफ को एक तरह से बचाया। ये मेन एक तरह से छुपा रुस्तम सीक्रेट एजेंसी का बंदा एज ए बटक मियाँ, ठीक है, इसने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी, रसोइया ने। अब होता है क्या है, 1950 में देश एक तरह से गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन के आए थे, आप लोग जानते होंगे। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, 26 जनवरी को काम शुरू हो जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद एक तरह से गए थे अपने टाउन में, यानी कि बिहार में, तो जो काफ़ी भीड़ थी, उस भीड़ में देखा कि बटक मियाँ भी आए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद ने उनको एक तरह से पहचान लिया, राजेंद्र प्रसाद ने बटक मियाँ जी को बुलाया। उस समय राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति, ध्यान रखना, अब आज़ाद भारत के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति है। और राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो बटक मियाँ को बुलाते हैं और बटक मियाँ को एक तरह से बड़ा सम्मान देते, पुरस्कार देते हैं। यहाँ तक बटक मियाँ जी को, इसी एक तरह से ये जो अच्छा काम बटक मियाँ जी ने किया, तो बटक मियाँ को राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, 24 एकड़, समझना, 24 एकड़ एक तरह से जमीन प्रदान की थी। ये उनका एक तरह से मेन उपहार बटक मियाँ जी को, आजाद भारत के बाद राजेंद्र प्रसाद ने बटक मियाँ को 24 एकड़ जमीन प्रदान की थी। इस बात को ध्यान रखना, आजाद के बाद बटक मियाँ, एक मेन हीरो बटक मियाँ भी हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखना इंपॉर्टेंट है। भाई साहब भयंकर रोल अदा करके गए। अगर होता यहाँ पर अलग टाइप कोई बंदा, तो भाई से उसका तो क्या लेना देना, वो तो कुछ भी करवा सकता था, लेकिन ये काम इन्होंने किया। उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। तो एनजी रंगा जो साहब है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप की काफी पॉइंट है, और मेरे हिसाब से ऑफलाइन में आपने इस टाइप की चीजें आपने पढ़ा होगा। कई प्रकार के थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, बैकग्राउंड इतिहास के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, उन सब पर भी हम लोग चर्चा करते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में। अगर तुम हमारे ऑफलाइन में जुड़े हो तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होगे। अगर कोई भी स्टूडेंट जो हमसे एक तरह से ऑनलाइन ही पढ़ रहा है, आप लोग हमारे ऑफलाइन में आकर एक तरह से फर्क महसूस कर सकते हो कि आपने पढ़ना चीजें कैसे चाहिए और आपने कैसे पढ़ा था, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अपनी दिशा को सही दिशा दोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। अब देखो, मैंने बार बार तुम्हें कहा, अब सारे क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे कि चंपारण आंदोलन में काफी लोग एक तरह से पहुंचे थे, ना कि महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी बहुत से लोग गए थे गांधी के साथ, जैसे मैं बार बार करूँ, राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है, अपने जेबी कृपलानी हो गया, राजकुमार शुक्ला हो गया, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गया, तो ऐसे बहुत से लोग थे, नरहरि साहब हो गए, तो काफी लोग थे। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन के अंदर बन के आएगा कि कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो आपने क्या करना है, था नहीं था नहीं था ऐसे याद नहीं करना है। जो जो गए थे ना साथ, उनके 10-12 इंसान है, ये 6-7 है, ज्यादा भी नहीं है, उनके 6-7 के नाम याद कर लो। उसके अलावा जो नहीं थे वो नहीं थे, और जो है वो है तुम्हारे सामने, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, फिर उन सभी के नाम मैं आपको डिस्कस करता हूं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण है ना, ये नहीं थे, ठीक है। जयप्रकाश जो नारायण साहब है, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ये। अब जयप्रकाश नारायण इससे संबंध नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा उचित एक तरह से याद करना पड़ेगा आपको। तो देखो मैं बात करता हूं,
भारत में, तो इसको एक ज्यादातर इसको क्वेश्चन पेपर में आता है, भारत के अंदर जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति यानी जिसमें सारे फील्ड आगे भाई, रोजगार भी, बेरोजगार जो हो रहे हैं रोजगार उनको दिलाना, कृषि के क्षेत्र में काम करना, शिक्षा क्षेत्र में काम करना, संपूर्ण क्रांति के जनक। एसएससी पूछे आपसे, संपूर्ण क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण मूवमेंट में नारायण साहब शामिल नहीं थे, लेकिन अपने इंडियन हिस्ट्री के कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो नारायण साहब के बहुत से क्वेश्चन है। एक तो बताया मैंने संपूर्ण क्रांति के जनक। दूसरा, जो नारायण साहब है ना, आपने सुना होगा मेरे हिसाब से सभी ने, भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल सन 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक स्थान से शुरू हुआ था, जो कि पोचमपल्ली जगह आज तेलंगाना में पड़ता है, सभी जानते होंगे। तो जो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू किया था ना, तो आचार्य साहब के साथ, आचार्य विनोबा भावे जी के साथ, आचार्य विनोबा भावे, जिसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे है। 1958 में रैमन मैग्सेसे दिया गया था विनोबा सी को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में शुरू किया था और पहली बार 1958 में दिया गया था, और पहली बार इस पुरस्कार को लेने वाला पहला हिंदुस्तानी आचार्य विनोबा भावे, जो कि सोशल वर्कर, समाज सुधारक हुआ करते थे। तो विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन शुरू किया था ना, तो उस आंदोलन में अपने जयप्रकाश नारायण भी एक तरह से शामिल थे। तो भूदान आंदोलन के अंदर भी जयप्रकाश नारायण का एक तरह से अहम रोल है। ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हो। दूसरा, संपूर्ण क्रांति के जनक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, इसका आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो जयप्रकाश नारायण है ना, इनको भी एक तरह से रैमन मैग्सेसे से मिला हुआ है। भाई साहब को तो रैमन कब मिला था, देखो मैं यहां पर बात कर लेता हूं, थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग इनको, और ये सारे रिपीटेड पॉइंट होते हैं, इनको ना इधर उधर से याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टेप टू स्टेप इनको पढ़ोगे, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें कवर हो जाती है। रैमन मैग्सेसे, रैमन मैग्सेसे जयप्रकाश नारायण साहब को दिया गया था 1965 में, ठीक है, और विनोबा भावे जी को है ना, ये रैमन में दिया गया था 1958 में। रैमन मैग्सेसे विनोबा जी को 58 में, और भाई साहब को दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को कब दिया गया था? इनको दिया गया था 1965 में। दूसरा, जो जयप्रकाश नारायण है भारत रत्न विजेता है, ये भारत रत्न हिंदुस्तान का इन प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो सन 1999 ईस्वी का समय था, साहब को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है जयप्रकाश नारायण को। तो ये तो होगी जयप्रकाश नारायण की बेसिक क्वेश्चन, बेसिक बातें आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, नारायण साहब ऑप्शन में आए तो नारायण का ही पॉइंट याद कर लो आप लोग। भारत रत्न दिया गया तो इनको सन 1999 में, जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के एग्जाम में एक पार्टी भी आती, इन्होंने कुछ संस्था बनाई थी, कुछ पार्टी बनाई थी। एक राजनीतिक पार्टी इन्होंने आधुनिक भारत के दौरान अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई। तो जो इन्होंने पार्टी बनाई ना, उसका नाम क्या था थोड़ा सा समझना। एक पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, कांग्रेस, ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आपसे पूछे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो 1934 में इस पार्टी की स्थापना की थी। एक तो जयप्रकाश नारायण, जो कि हमारे टॉपिक का मेन हिस्सा हो गया फिलहाल, और एक और हुआ करता था यहां पर जयप्रकाश नारायण के साथ एक और कैंडिडेट था, जिसका नाम था आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो समझना, आचार्य नरेंद्र देव, और ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आपने मेरे हिसाब से प्रीवियस एग्जाम पढ़ने के शौकीन हो तो आपने देखा होगा, आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा एक तरह से बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे पार्टी के, और नरेंद्र देव साहब है ना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। महासचिव तो कौन थे? नारायण, और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अपने एक तरह से नरेंद्र देव। तो ये एक पार्टी इन्होंने और बनाई थी भारत में, जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। एक और थोड़ा सा यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, इस बात को समझना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में नारायण साहब ने की थी, ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। तो जयप्रकाश नारायण इनसे संबंधित पॉइंट है, ये आप लोग समझ पा रहे हो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो क्वेश्चन है किस वे में पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस आंदोलन में कौन शामिल नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। तो माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा, फिर शामिल कौन थे, ठीक है। तो यहां पर एक टाइटल थोड़ा सा सेट करता हूं मैं, चंपारण आंदोलन में एमजी यानी कि महात्मा गांधी के साथ अन्य सदस्य। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो आपने कई बार घूमना नहीं, अब एक बार इसको माइंड में सेट कर लो, आप लोग अच्छे से इनको याद कर पाओगे।
चंपारण मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ अन्य सदस्य, तो कौन कौन एक तरह से सदस्य थे उस पर बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पहला, पहला तो हो जाएगा आचार्य, ठीक है, आचार्य जे बी, जो आजाद भारत के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, आचार्य जे बी कृपलानी, सुचेता कृपलानी के एक तरह से हस्बैंड आचार्य जे बी कृपलानी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी एक तरह से शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, दूसरा बंदा ये हो जाएगा। नेक्स्ट और अगर हम बात करें इसके अंदर, एक देखो बटक मियां ने अपना अहम रोल निभाया था, तो इसका भी थोड़ा सा नाम आप लोग याद करना, ठीक है, बटक मियां। तीसरा अगर बात करें तो एक इंसान हुआ करते थे जिसका नाम था नरहरि, ठीक है, नरहरि, ठीक है। तो कुछ मैं नाम बता रहा हूँ, आप इनको याद करने की कोशिश करना, एग्जाम कई बार इनके अंदर से क्वेश्चन बन के आ जाते कौन कौन शामिल थे कौन कौन शामिल नहीं थे। नॉर्मल नॉर्मल ज़्यादा है नहीं। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक इंसान हुआ करता था महादेव, ठीक है, महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई, सुना होगा शायद आपने नाम। राजकुमार शुक्ला ने तो इनको इनवाइट ही किया था, ये तो आप लोग जानते होंगे, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, एक तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ नाम है, ठीक है। नरहरि पारेख नाम इनका, नरहरि पारेख पूरा नाम, अगर कई नरहरि नाम से गणे आ जाते वैसे, ठीक है। तो देख लेना कितने बंदे हैं, ये एक तरह से इनके साथ है। महादेव देसाई है, संत राउत भी मैंने एक तरह से बताया था आपको, ये सारी सारी चीजें है ना, तो गांधी के साथ थे ये, है ना। बाकी कौन नहीं थे कौन नहीं थे वो आप लोग एक तरह समझ पा रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 4 5 बंदे याद करने हैं। अब इसमें जयप्रकाश नारायण का था, जयप्रकाश नारायण के बारे में बातचीत कर चुका हूँ, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, कौन सा सही है। इसमें पूछा है निम्न में से 4 ऑप्शन है ये, तो इनमें से कौन सा सही है, ये एक तरह से आपने आंसर देना है, ठीक है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया था, ये भाई साहब सही नहीं है, ये गलत है। और गलत इसलिए है साहब, अपने भारत में गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट करने वाले पता कौन थे, इनवाइट करने वाले थे राजकुमार शुक्ला, ठीक है, इनवाइट करने वाले थे कौन, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, प्लस संत राउत। तो ये गांधी जी को इनवाइट करने वाले थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो भाई साहब आ रहे हैं गांधी के साथ मिलकर। और जो जांच एजेंसी बनाई थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी थी, उसमें काफी सदस्य थे और ये सारे सदस्य वही थे ज्यादातर जो गांधी के साथ थे, ठीक है। तो सहयोग में चंपारण जांच में आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी सहयोग में से थे, तो इसका आंसर ओनली आएगा 2, तो केवल 2, और केवल 2 कौन से में, ऑप्शन बी में है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। अब स्टेटमेंट आप आंसर तो तुम्हें पता होता है, लेकिन कितना समय लगा रहे हो आप लोग, कंपटीशन है ना, समय की वैल्यू रखती है ना। आंसर तो आप लोग चाहिए सुबह से शाम लेके बैठे और पेपर को कर दोगे, लेकिन कितनी जल्दी आपने एक तरह से इसको नोटिस किया, प्रेजेंस माइंड का यूज करके जल्दी से आंसर देना है, मात्र 1 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है, ना कि इसी क्वेश्चन में 5 मिनट आप लोग दोहराते रहो। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस आप लोग करना। स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर पीसीएस क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं, स्टेटमेंट, एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह, प्रीलिम्स या मान लो पीसीएस कोई भी स्टेट के हो, स्टेटमेंट ज्यादा वहां पर पूछा जाता है। और आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में भी, तो आप लोग इसको समझ सकते हो अगर आप लोग अपनी तैयारी सही दिशा से कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साहब, इन निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। देखो बार बार हम देखो टाइटल हम सेट कर चुके हैं, तो किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था, ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला बिहार के थे, किसान नेता हुआ करते थे, बार बार एक्शन लेते थे अंग्रेजों के खिलाफ 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए, लेकिन अंग्रेज कर नहीं पा रहे थे। तो जब लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तो उस समय अलग अलग एक तरह से नेता, सारे नेता लगभग पूछे गए थे। जिस लखनऊ सेशन में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, 2 घटना घटी थी, एक तो नरम और गरम दल को एक किया गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मिलन हुआ था, प्लस कांग्रेस लीग योजना बनी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग योजना बनी थी, ये सारी चीज जानते हो।
इस समय जो लखनऊ सेशन हुआ था तो इसी समय राजकुमार शुक्ला अपने साथी संत राउत के साथ पहुंचते हैं और महात्मा गांधी से बातचीत करते हैं कि चंपारण के अंदर जो स्थिति एक तरह से खराब हुई पड़ी है, तीन कठिया प्रथा का एक तरह से वहां पर माहौल है, आप कृपा करके उसका सोल्यूशन करो। और गांधी जी इन लोगों के कहने पर चंपारण में आते हैं, लेकिन जैसे ही चंपारण में आते तो गांधी जी का दिमाग खराब होता है, क्योंकि किसानों की स्थिति के बारे में बताया गया था, लेकिन वहां पर जाकर देखा महात्मा गांधी और इसके साथियों ने तो शिक्षा का भी स्तर वहां पर बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ था। तो गांधी जी वहां पर सबसे पहले शिक्षा स्तर में एक तरह से काम करते हैं और उसके बाद चंपारण आंदोलन में एक्शन लेते हैं, जो कि आपने इतिहास चंपारण मूवमेंट का पढ़ा है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से चीज को समझ चुके होंगे। तो राजकुमार शुक्ला इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, जो हमारा एक तरह से क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा एक तरह से हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का है ये वाला, ठीक है, शायद ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के कई आंदोलन में आपने सुना होगा, गांधी जी ने ये सत्याग्रह कब किया, लाइफ का पहला सत्याग्रह कब हुआ, अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी का आंदोलन कब हुआ। तो ये है ना, सत्य जो है ना, सत्य सत्य और दृढ़ता से लिया जाता, इसका अर्थ होता है सत्याग्रह का सत्य को दृढ़ता से लिया गया सत्याग्रह। काफी एक्शन एक तरह से गांधी ने लिए हिंदुस्तान में, काफी आंदोलन के सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हो ना आप लोग। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द सबसे पहले किसके द्वारा एक तरह से गढ़ा गया था। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना, हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, जो भी आंसर दिया गया है तो इसका अकॉर्डिंग तो आ जाएगा भाई महात्मा गांधी। लेकिन ध्यान रखना ये सत्याग्रह शब्द नहीं था रियल में, तो ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। एक शब्द हुआ करता था, यहां पर मैं यहां पर लिखकर आपको बताता हूं, और वो शब्द था कौन सा, सदाग्रह, ठीक है, ये शब्द था रियल तो सदाग्रह। और जो ये सदाग्रह शब्द है ना, जो ये सदाग्रह शब्द है, इसका अर्थ था सत्य और दृढ़ता से लिया जाता, इसका अर्थ सत्य को दृढ़ता से लिया जाना, सदाग्रह। और इस सदाग्रह शब्द के अगर कोई भाई सब लिपि थे ना, शिल्पी थे ना, तो इस शब्द का सबसे पहले, सदाग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले पता किसने किया था, गांधी जी के भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था मगन लाल गांधी, ठीक है साहब, मगन लाल गांधी। ये मगन लाल जो गांधी है ना, ये एक तरह से महात्मा गांधी जी के भतीजे। सदाग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो भाई साहब इसने किया था। और जो ये शब्द है ना, यही शब्द रूपांतरित होकर एक तरह से क्या बन जाता है गांधी के जुबान से, महात्मा गांधी जी इसी को एक तरह से बदलकर क्या रख देते हैं, सत्याग्रह रख देते हैं। तो बात आई समझ में। तो ये पूछा गया सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो महात्मा गांधी। लेकिन ये शब्द पहले सदाग्रह था जो कि मगनलाल गांधी के द्वारा प्रयोग किया गया था, और गांधी जी ने इस शब्द को सुधार कर क्या बनाया, सत्याग्रह बनाया, सत्याग्रह। सत्याग्रह आश्रम भी गांधी जी का आपने सुना होगा, ठीक है। तो काफी चीजें, सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखो नील दर्पण क्या है, ऑप्शन है मुमताज अली, अविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, दीनबंधु मित्रा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण, देखो अभी हमने पढ़ा चंपारण आंदोलन, उसके जितने क्वेश्चन थे लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेट कर दिए, एक दो क्वेश्चन और आएंगे, और सारे वही क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बस लैंग्वेज का फर्क है। हमारे देश के अंदर जो बंगाल है ना, हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सबसे पहले कैप्चर होने वाला प्रांत था बंगाल। हिंदुस्तान में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, 11 प्रांत हुआ करते थे टोटल ब्रिटिश भारत में। उन 11 प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में, कल्चर में, धार्मिक में, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, हर तरीके से लगभग देश का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। ऐसे टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे। बंगाल प्रांत है, मद्रास प्रांत है, बंबई प्रांत है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है। तो कुल मिलाकर ऐसे टोटल 11 प्रांत है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आपने क्लासों से पढ़ा भी होगा। अब जो एक प्रांत, इन प्रांतों को तोड़ तोड़कर राज्य बनाए गए थे, कैसे बने थे, आजाद भारत के बाद जो घटना हुई थी, जब संविधान पढ़ते तो संविधान के स्ट्रक्चर में सारी चीजें आप लोग कवर करते होंगे। जो प्रांत है ना, उसमें एक बंगाल प्रांत था जो हिंदुस्तान का सबसे पहले गुलाम होने वाला एरिया था ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेजों का। और ये नील की जो खेती है ना साहब, ये ऐसा मत माना चंपारण में होती थी, ये सबसे पहले बंगाल में होती थी नील की खेती। और बंगाल से आप लोग जानते होंगे 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था, बाद में बिहार में करने लगे थे। तो बंगाल में नील की खेती होती थी, और जो नील की खेती बंगाल में होती थी ना, इस खेती को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के किसान अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बार बार रिवोल्ट, विद्रोह, एक्शन को एक्शन होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 की जो देश में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई पहला विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह का नाम था नील विद्रोह। इसके क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर में सारे, तो थोड़ा समझना मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। ये नील विद्रोह है ना, 1857 क्रांति के बाद देश का पहला विद्रोह है, जो सन 1859 में शुरू हुआ था और लगभग 1860 तक ही खत्म हो जाता है। जो नील विद्रोह हुआ था,
जिसमें किसान नील की खेती से परेशान थे, फिर किसान कैसे एक्शन लेते थे, कैसे एक्शन नहीं लेते थे, इन सभी के बारे में हमारे देश में एक लेखक है जिसका नाम है दीनबंधु मित्रा। तो साहब ने अपने एक नाटक अंदाज में एक बुक लिखी जिसका नाम था नील दर्पण। तो नील दर्पण के राइटर कौन है, एसएससी सदाबहार इस क्वेश्चन को पूछती है, तो दीनबंधु मित्रा है। जिसमें क्या है, नील विद्रोह की दुर्दशा, अंग्रेजों नील खेती करवाते थे उसकी दुर्दशा और नील विद्रोह कैसे एक्शन लिया भारत के लोगों ने, उसका वर्णन इस पुस्तक में कर रखा है। तो नील दर्पण के राइटर दीनबंधु मित्रा। और नील दर्पण किससे संबंधित है, नील विद्रोह से संबंधित है, जो क्रांति के बाद रिवोल्यूशन 1857 के बाद लड़ा गया देश में पहला विद्रोह था। इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे, कई 4-5 क्वेश्चन इस विद्रोह के ऊपर आधारित हो गए, आप उनको समझना। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो गए आपके फिर बाहर नहीं जाएंगे, इन 4-5 क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ जाओगे। ये सारी बातें की है और उम्मीद करें आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। देखो एक होता है दीनबंधु मित्रा, ठीक है, दीनबंधु में नील दर्पण के राइटर कौन है, दीनबंधु मित्रा। एक कृष्ण मित्रा भी सुना होगा आपने, कृष्ण मित्र संजीवनी मैगजीन के एक तरह से लेखक। 13 जुलाई 1905, माइंड टॉस करो, अंग्रेज बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे और उनकी खबर लीक हो जाती है। 13 जुलाई 1905 को कृष्ण मित्र बोल देते कि बंगालियों समझ जाओ, बंगाल का पार्टीशन होने वाला है, अगर अंग्रेज बंगाल का विभाजन करे तो तुम इनके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट को अंजाम देना। ये सारी चीजें हमें आपसे बात किया था, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नील विद्रोह, अब देखो मैंने अभी बात किया, ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं नील विद्रोह के बारे में, आप लोग उसको समझना। नील विद्रोह का पूरा टाइटल मैंने आपके सामने सेट कर दिया था। नील विद्रोह क्यों हुआ था, ये नील विद्रोह है ना अपने भारत के अंदर है ना, सबसे पहला पॉइंट है कहां पर शुरू हुआ था, बंगाल में। बंगाल में अंग्रेज नील की खेती बहुत मात्रा में किसानों से करवाते थे और किसान एक्शन को एक्शन लेते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस शुरुआत में होता है क्रांति से पहले। क्रांति जैसे हुई तो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस जगा कि यार हम इतने भयंकर तरीके से कैसे लड़ मरे अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों भी परेशान हो गए कि अंग्रेज यार इंडियन कैसे हमारे खिलाफ लड़ मरे। तो एक तरह से ऐसा माहौल हुआ, आपने सुना होगा, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के जस्ट बाद सन 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था और 1860 तक चला था। क्रांति के बाद देश में पहला विद्रोह कौन सा था, नील विद्रोह। कहां पर शुरू हुआ था, बंगाल में। क्यों शुरू हुआ था, नील की खेती को बंद करने के लिए। शुरू कौन किया, किसने शुरू किया भाई, लीड कौन कर रहे थे। देखो चंपारण आंदोलन अलग है, नील की खेती के लिए तो है बट वो अलग है, नील विद्रोह अलग है, समझना। दोनों को एक जगह एक क्लास में सेट कर रहे हम लोग। इसका नेतृत्व किसने किया साहब, लीड बाई, यानी कि नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता कौन कौन इसके लीडरशिप है, कौन कौन इसको नेतृत्व कर रहे हैं। तो दो साहब लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। एक था जिसका नाम था विष्णु विश्वास, विश्वास सरनेम के दोनों है, विष्णु विश्वास। और एक इंसान हुआ करता था साहब जिसका नाम था दिगंबर विश्वास, ठीक है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन दोनों बंदों। और ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आया हुआ समथिंग 2022 का पेपर देखोगे आप लोग, प्री सीजीएल का पेपर, कि नेतृत्व किसने किया था नील विद्रोह का, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व किया था, ठीक है, नील विद्रोह। और कुछ समय बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इस नील विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज 1860 में रूल बनाते हैं और बंगाल में खेती को एक तरह से कम करते हैं। मतलब बिल्कुल कम तो नहीं करते, पढ़ा होगा आपने ऑफलाइन क्लासों में कैसे कैसे चीजें हुई थी। तो ये सारी चीजें, और इसी के ऊपर है ना एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नील दर्पण। ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूं। और इसी विद्रोह से संबंधित और जो अंग्रेजी खेती करते थे, जो भी एक तरह से करते थे अंग्रेजी, है ना, तो एक नाटक लिखा गया नाटक अंदाज में, नील दर्पण। तो उस नील दर्पण के राइटर कौन है, तो वो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन पूछा था, उसका नाम है दीनबंधु मित्रा, ठीक है साहब। ये सारी बातें, ये सारी चीजें उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। नील विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल के अंदर सन 1859 में। 1860 में एक तरह से खत्म हो गया था, लेकिन 1862 तक चला था ये, बट 60 तक एक तरह से माहौल ठीक ठाक हो गया था। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद करें आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह, सेम उसी से संबंधित क्वेश्चन मैंने कहा था 3-4 क्वेश्चन बनाऊंगा इस नील विद्रोह संबंधित, उनको याद कर लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे तुम्हारा, अगर नील विद्रोह संबंधित तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हितों का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा किस समाचार पत्र ने की थी। यानी इसमें पूछा गया है, नील विद्रोह हुआ, अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करते थे, ये सारी बातें तो किस में है, नील दर्पण एक तरह से नाटक अंदाज में पुस्तक है दीनबंधु मित्रा जी की। लेकिन अंग्रेजों ने नील की खेती करवा रहे थे, इसके बारे में किस समाचार पत्र ने लिखा कि अंग्रेजों तुम तो ये बहुत गलत कर रहे हो, बड़ा अत्याचार कर रहे हो किसानों पर, उनकी पूरी पूरी जमीन खराब हो चुकी है भाई साहब, तुम अंग्रेज एक तरह से एंजॉय ले रहे हो, खेती करवा रहे हो कंटिन्यू, है ना।
तो इस नील की खेती के बारे में अंग्रेजों का विरोध करने वाला, अंग्रेजों की निंदा करने वाला एक अखबार था। उस अखबार ने एक तरह से इस नील की खेती के बारे में अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था। अखबार का नाम क्या था वो यहां पर पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि फ्रेंड ऑफ इंडिया, हिंदू पेट्रियाट, या हर कारू, या हिंदुस्तान। क्वेश्चन का आंसर आएगा हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट इसका एक तरह से बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस बात को आप लोग समझना और मेरे हिसाब से आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। हिंदू पेट्रियाट जो अखबार है ना, इसके जनक कौन है, यानी इस अखबार को एक तरह से किसने निकाला था, वर्णन किस अखबार में था, हिंदू पेट्रियाट में। इसको समझ जाओगे। एक बंगाल का इंसान हुआ करता था जर्नलिस्ट, कौन जर्नलिस्ट ने अखबार निकालता थे, हरीश चंद्र मुखर्जी नाम का। सुनना बात को थोड़ा सा, हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी नाम का भाई साहब है, ये जर्नलिस्ट थे, इनका अखबार हुआ करता था ये। और इसने एक तरह से अंग्रेजों की निंदा की थी हिंदू पेट्रियाट के अंदर। ठीक है, ये है हिंदू पेट्रियाट में किसका वर्णन समझ जाओगे। और नील दर्पण जो नाटक के रूप में बुक है उसमें किसका वर्णन है, ये सारी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन निकाल आपसे बताया था, कौन सा, ये नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है ये 1860 में लिखा गया था। ठीक है, और जो ये आ रहा है ना, ये हरीश चंद्र मुखर्जी का अखबार है, ये एक तरह से हिंदू पेट्रियाट है जो कि कंटिन्यू निकलता ही था। तो ये सारी चीजें, और इसको आप लोग थोड़ा लिंक बना के कर सकते हो। नेक्स्ट है, नील विद्रोह का आरंभ कब हुआ, टीजीटी हिस्ट्री 2001 में पूछा गया था। तो आरंभ कब हुआ था, 1859, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन 1857 के बाद, ठीक है, भारत में पहला विद्रोह, ठीक है, रिवोल्यूशन 1857 के बाद भारत में पहला विद्रोह कौन सा था भाई, नील विद्रोह था साहब। और नील विद्रोह के बारे में चर्चा कर रहा हूं 2-3 मिनट से आपके साथ में, जो कि 1859 में शुरू हो गया था और लगभग 1860 तक चला था। इस बात को समझना। और इस समय भारत के वायसराय की बात करें ना, तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। आप लोग जानते होंगे लॉर्ड कैनिंग, जो कि हमारे देश में रिवोल्यूशन के दौरान भी ये गवर्नर जनरल थे। बाद में 1858 अधिनियम के तहत इनको वायसराय बनाया, 1862 तक ये रहे थे। ये सारी सारी चीजें और इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा था, वह राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक है। एक स्लोगन, एक सेइंग वर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो किस अखबार ने लिखा था कि गांधी राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक है। ये शब्द किस न्यूज़पेपर में लिखे थे, एक अंग्रेजी समाचार हुआ करता था। ऑप्शन आपके सामने, पायनियर, हरिजन, मैनचेस्टर गार्डियन या गार्जियन और द स्टेट्समैन। ठीक है, ये एक तरह से न्यूज़पेपर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, ये आपने एक तरह से कमेंट करना, बिल्कुल एक तरह से सही आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द गार्जियन। मेरी बात को समझना, यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द गार्जियन, इंग्लैंड में निकलता था साहब ये अखबार। द गार्जियन क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, और जो द गार्जियन न्यूज़पेपर है ना, इसी का नेम चेंज हो गया, इसी का नेम हो गया चेंज। द गार्जियन हुआ करता था, समझना। लेकिन अपनी भारत की आजादी की बात करूं मैं, 1959 का समय था, नेम चेंज हो गया और इसका नाम क्या रख दिया, मैनचेस्टर गार्जियन। ठीक है, मैनचेस्टर गार्जियन ये अखबार का नाम हो गया 1959 से। पहले क्या नाम होता था इसका, द गार्जियन हुआ करता था। और द गार्जियन जो है ना, ये सन 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करें, नेट वेट जैसे पेपर में जा रहा तो वहां पर तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थोड़े से, है ना। तो 1821 में द गार्जियन शुरू हुआ था और 1959 में इसका नाम मैनचेस्टर गार्जियन हो गया। और इसी अखबार ने लिखा था भाई, इसी अखबार ने गांधी के बारे में लिखा था कि गांधी राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक। ठीक है, तो ये है। और ये कब लिखा था, जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी ना, महात्मा गांधी जी की डेथ जो हुई थी, है ना, डेथ के दौरान लिखा था। यानी कि 1948 के समय महात्मा गांधी का डेथ हुआ, 30 जनवरी 1948। तो उस समय इस अखबार ने लिखा था, डेथ हुई तो पूरी खबर में फैली खबर। तो द गार्जियन ने भी टाइटल, एक हेडिंग एक तरह से डाला कि राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक। महात्मा गांधी है, उनका देहांत हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें और इस टाइप के क्वेश्चन, और ये एग्जाम आ चुका है यूपी पीजीटी 2021 के अंदर। ठीक है, कॉपी एसएससी करे कभी तो महसूस करना।
क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह द्वारा कृषकों की समस्या के निदान हेतु महात्मा गांधी ने किस अति नवीन एवं मूल पद्धति को अपनाया। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर एक तरह से क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये देखो उन्होंने अंत तक, ये प्रणयन नहीं है, ये अंत तक है भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा ये एक तरह से मिसप्रिंट हो रहा है लाइन। अंत तक उपवास किया उन्होंने, सभी नवज्ञ आंदोलन के साथ करके भुगतान न करने पर जोर दिया। उन्होंने कृषक के कष्टों की जानकर हेतु कर्मी के अधिकारियों की जांच की। उन्होंने नील उत्पादन के निर्देशों को न मानने हेतु कृषकों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। अब देखो टॉपिक तुमने पढ़ लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब रट्टा फिक्शन वाले बच्चे एकदम खत्म। ठीक है, इस चीज को समझना, क्वेश्चन क्या पूछा, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि चंपारण जो मूवमेंट हुआ था देश में, कृषकों की समस्या के निदान हेतु महात्मा गांधी ने कई नवीन पत्तियों का, कई मतलब एक्शन लिए, तो नवीन एवं मूल पत्ती को अपनाया। कौन सी? उन्होंने देखो क्या है, उन्होंने कृषकों के कष्टों की जानकारी हेतु कर्मिक एवं आधिकारिक जांच की। क्या बताया मैंने? चंपारण आंदोलन चला, क्यों चला? नील की खेती को बंद करने के लिए, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। गांधी वहां पर पहुंचते हैं, अब राजकुमार शुक्ला ने तो बोल दिया कि ऐसी चीज हो रही है, अब गांधी वहां पर भी जाकर जांच करें ना। राजकुमार शुक्ला ने जो बोला भाई ठीक है भाई, हाँ ऐसे कर देंगे। गांधी वहां पर जाते हैं, जांच एजेंसी बैठाते हैं। आपने सुना होगा एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और एग्रेरियन कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है किसानों की, और इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाना है अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने। तो जाते हैं अंग्रेजों के सामने, एग्रेरियन कमेटी के मेंबर जिसमें राजकुमार शुक्ला वगैरह है, आचार्य JB कृपलानी है, नरहरि पारेख है, महात्मा गांधी जी है, राजेंद्र प्रसाद जी है ना, ये सारे के सारे लोग जाते हैं। तो चंपारण के जो किसान थे उनके कष्टों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी वहां पर एक तरह से जांच करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं, और जो एक्शन लिया वो आप लोग पढ़ रहे हो काफी देर से, चंपारण मूवमेंट 1917 बिहार के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना साहब, वो आएगा ये। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब पेपर में आए ना, तो वहां पर आपने ये चीजें सारी रटनी नहीं है, ये चीज समझनी क्या पूछना चाह रहा है, नस पकड़नी एग्जामिनर की कैसे चाहता है हमारे से, ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, 3 कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी। तो देखो मैंने बताया था कि एक बीघा होता है, बीघा। ठीक है भाई, एक होता है बीघा, हम तो बीघा बोल देते इधर, और बीघा क्या होता है, बीघा से छोटी एक इकाई होती है बिस्वा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने। 20 बिस्वा में एक तरह से 1 बीघा बनता है, यानी 1 बीघा बराबर क्या होता है, 1 बीघा बराबर एक तरह से क्या होता है भाई। ठीक है, 1 बीघा बराबर क्या होता है, 1 बीघा बराबर एक तरह से 20 बिस्वा होता है। समझ पा रहे हो? बीघा बोल रहे हैं, बीघा, बिहार के लोग भी बीघा ही बोलते हैं। ठीक है, कोई सिंगापुरी थोड़ी ना उधर भी, तो ये भी भाई साहब बीघा बोलते हैं। लेकिन भाई साहब बिहार में बिस्वा को है ना, बिस्वा को बीघा नहीं बोलते, उसको बोलते कट्टे। यही तो बात कर रहा हूं मैं, कट्टे। और 20 कट्टे बराबर 1 बीघा, और अंग्रेज 20 कट्टे अगर किसी किसान के पास है, 1 बीघा किसी किसान के पास है, तो 3 कट्टे पर ही नील खेती करवाते थे। तो 3/20, यानी कि 20 कट्टे मेरे पास है, 1 बीघा मतलब 20 कट्टे है, तो मेरे 3 कट्टे नील की खेती में जाएंगे, बाकी मेरी पसंद की जो फसल मैं बो रहा हूं। क्या हो जाएगा आंसर? जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था, और बाध्य था है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आनंद आ रहा था भाई साहब हमें तो मजा आ रहा है खेती करने में, नहीं है, मजबूरी थी, है ना, रूल था कि भाई करोगे 3 हिस्से तो हर साल किसान के खराब हो रहे, 3 कट्टे तो हर साल खराब हो रहे हैं। तो 3/20 क्या था, ये चीजें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी, यहां पर भी आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को एडविन मॉन्टेग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? देखो आपने सुना होगा मेरे हिसाब से इस इंसान के नाम पर, एडविन मॉन्टेग्यू, ये जो कि एक भारत के सेक्रेटरी के पद पर उस समय नौकरी करते थे। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आपने मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सुना भी होगा। ठीक है, अपने भारत के अंदर 20 अगस्त, इसमें ऑप्शन दिया गया, मैं आपको बता दूं आंसर वैसे इसका ये आएगा, 20 अगस्त 1917 का समय था। भारत सचिव उस समय मॉन्टेग्यू, ठीक है, जो ये एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू इसका पूरा नाम होता था, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। 20 अगस्त 1917 को इसने एक घोषणा की थी जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं, या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इसको जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव भी 2 थे, अगस्त घोषणा, एक अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है, ध्यान रखना, अगस्त ऑफर वो अलग है, लिथगो वाला, कभी इसको इसमें ऐड कर दो ना। इस मॉन्टेग्यू को देखो, ध्यान रखना, इसको है ना एक तो बोलते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। अभी क्या थी घोषणा, यही तो समझना पड़ेगा ना, कि इसको रट लेना, रटना नहीं है। इसको मॉन्टेग्यू घोषणा बोलती है, या इसी को एक और बोलते अगस्त घोषणा।
ठीक है, अगस्त घोषणा, क्योंकि अगस्त के 20 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हुआ था, ये अगस्त घोषणा या मॉन्टेगू घोषणा। तो कब आई थी भाई ये आई थी साहब 20 अगस्त 1917 को। उस समय के तत्कालीन भारत सेक्रेटरी मोन्टेगू के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया, और इस अनाउंसमेंट में यह कहा गया कि जो भारत है ना, भारत के लोग प्रशासन की हर शाखा में भारतीय लोगों को भागीदारी दी जाएंगी। वर्ल्ड वार इस समय चल रहा था, अंग्रेजों को भागा भागा के सुलटाया जा रहा था। जब जब अंग्रेजों को चोट टिकती तब तब इनको हिंदुस्तान याद आता था, यह आपने अच्छे से महसूस किया है। वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है इस समय। तो क्या कह रहे हैं 1917 में अंग्रेज कि भाई साहब जितने भी एक तरह से हमारी प्रशासन की शाखा है ना हिंदुस्तान में, शासन प्रशासन में, हर प्रशासन की शाखा में हिंदुस्तानियों तुम्हें हम भागीदारी देंगे, तुम्हें प्रवेश देंगे हर शाखा में, प्रशासन में, हर प्रशासन के फील्ड में हम तुम्हें एक तरह से भागीदार देंगे, तुम्हें एक तरह से पार्टिसिपेट करवाएंगे। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया जो कि बहुत अच्छा था हिंदुस्तान के लिए। देखो तो बहुत अच्छा है कि चलो एंट्री तो हो रही है। जितने भी मॉडरेट दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता इस अगस्त घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानने लगे। वैसे संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता, ध्यान रखना वो अलग है। तो अगस्त घोषणा को नरम दल के नेताओं ने, ओनली नरम दल के नेता, ध्यान रखना गरम दल नहीं, नरम दल के नेताओं ने अगस्त घोषणा को क्या कहा था, भारत का मैग्ना कार्टा। क्या थी अगस्त घोषणा? 20 अगस्त 1917 को मोन्टेग्यू ने एक अनाउंस किया कि जितने भी प्रशासन की हमारी शाखा है सब में भारतीय लोगों को प्रवेश करेंगे। अब पूरा टॉपिक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो ओनली। तो सभी भारतीय लोगों को हम प्रवेश देंगे हर प्रशासन की शाखा में। जो मोन्टेग्यू ने अनाउंस किया उसको मोन्टेग्यू घोषणा बोलते हैं। 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई थी तो इसको अगस्त घोषणा बोलते हैं। बट ध्यान रहे, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर अलग है, जो 8 अगस्त 1940 को आया था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 40 के सीरीज में पढ़ाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई? 20 अगस्त 1917 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ कहां से किया था? तो देखो पढ़ चुके हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, चंपारण से शुरू किया था, ठीक है, चंपारण से। यही तो सारा टाइटल यही है ना, सारी चीज पढ़ चुके हैं आप लोग, अप्रैल 1917। इसका कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे? इसका मतलब पता है क्या है? गांधी जी सन 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला की केस की पैरवी करने, क्योंकि अफ्रीका में काफी भेदभाव रंग के आधार पर होता था ना, ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा। तो गांधी जी अफ्रीका में जाते सन 1893 में सेठ अब्दुल्ला के एक तरह से केस की पैरवी करने। और जब अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने गांधी जी जाते हैं तो सुना होगा आपने, गांधी के साथ ही एक तरह से दिक्कत हो गई थी। ये सारी चीजें आपने सुना होगा मेरे हिसाब से। अब एक्शन लेते साउथ अफ्रीका में गांधी 1906 में पहले सत्याग्रह भी करते हैं। फिर गांधी 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान में एंट्री मारते हैं। भारत आए थे महात्मा गांधी 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और हर 2 साल में, इन प्रेजेंट टाइम बात करें, हर 2 साल में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहला भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2003 के अंदर मनाया गया था नई दिल्ली में, और कंटिन्यू 2015 तक मना था ये। लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ये सम्मेलन 2 साल में एक बार होगा, ना कि हर साल। तो 2015 से लेकर 2025 तक हो चुकी है, 2 साल में एक बार होता है। और रिसेंटली पिछले महीने, लास्ट महीने यानी कि जनवरी 2025 में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। करंट अफेयर्स की बात करें तो अपने इंडिया के भुवनेश्वर नामक शहर में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, गजपति शासकों ने राज किया था भुवनेश्वर उड़ीसा क्षेत्र में। तो भुवनेश्वर के अंदर रिसेंटली 2025 का प्रवासी सम्मेलन हो चुका है, भारतीय प्रवासी सम्मेलन। इस बात को ध्यान रखना। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और जब महात्मा गांधी भारत आए ना, तो गोखले साहब ने गांधी को चेताया और गांधी को बताया कि गांधी जी अफ्रीका में तो भयंकर एक्शन लेके आए हो, पूरे महात्मा बन के आए हो, इंडिया में आ रहे हो तो आप 1-1.5 साल तक क्या करना, भ्रमण करना पूरे इंडिया का, और जायजा लेना भारत का। कभी आओ और इंडिया के अंदर अंग्रेज अत्याचार कर रहे, तुम झड़ी लगा दो ना आंदोलन अफ्रीका की तरह। यहाँ पर बोला ना, पहले महसूस करो, प्रैक्टिकल देखो क्या सही क्या गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है ना, अपनी भाषा में बात करूं मैं। तो इंडिया का जायजा लो। तो गांधी जी क्या करता है, जैसे इंडिया में आता है 1915 में, तो कम से कम 2 साल तक गांधी जी पूरी इंडिया के एक तरह से रिसर्च करता है, पूरा भ्रमण करता है, एनालिसिस करता है। और इसने तो 1 साल, गोखले जी ने तो 1 साल, ये गोखले आंसर दे, गोखले आएगा, वैसे तुम्हें आंसर नहीं पता तो अभी गोखले आंसर है ना, ये तो समझ चुके हो, नोटिस कर लिया होगा माइंड में, आपने खूब पढ़ा होगा ये चीजें। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था ये कि 1 साल तक बिल्कुल स्टूडेंट बन के रहना भारत में, ज्यादा 3 पास नहीं करना है, कभी आंदोलन की जड़ी लगा दो ना। गांधी जी 1 साल नहीं, अपने गुरु को और बढ़कर मानकर 2 साल गांधी जी एनालिसिस करते हैं, 2 साल स्टूडेंट बन के रहते हैं। और 2 साल बाद गांधी जी चंपारण में जाते हैं और भाई साहब अपने जीवन का हिंदुस्तान की धरती पर पहला एक्शन लेते हैं, जिसका नाम था चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह 1917। समझ जाओगे। तो अपना क्वेश्चन ये है कि किसने बोला था गांधी से, और ये गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के और जिन्ना के दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
ठीक है। अफ्रीका में गांधी जब आंदोलन करते थे ना, तो अफ्रीका में भी भाई साहब महात्मा गांधी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले पहुंचते थे, ध्यान रखना। 9 मई सन 1866 के समय इनका जन्म हुआ था। गोखले साहब की बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी ने भी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को, बड़े बड़े एक तरह से नेताओं को जन्म दिया, रत्नागिरी क्षेत्र ने भी। 9 मई सन 1866 को इनका जन्म हुआ था और 1915 में इनका डेथ हो जाता है। 19 फरवरी जो कि अपने शिवाजी की जयंती होती है वैसे तो, लेकिन इनका डेथ हुआ था 19 फरवरी सन 1915 को। 9 जनवरी को देखो गांधी जी आ रहे हैं और अगले महीने 19 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले का वैसे डेथ भी हो रहा है। तो 19 फरवरी 1915 को इनका देहांत हो जाता है। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जिनके बारे में इससे पहले मैं काफी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, है ना। गोखले जी ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यह भारत सेवक समाज, आपने सुना होगा ना, जो गोखले के द्वारा बनाई गई थी पुणे के अंदर। 12 जून सन 1905 को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। 19 फरवरी शिवाजी जयंती भी होती है और 19 फरवरी इनकी पुण्यतिथि है गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग मेरे सब समझ जाओगे। भारत सेवक समाज गोखले के द्वारा बनाई गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के फाउंडर भी है और भारत में 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ये। बनारस में जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, सारी चीजें पढ़ी आपने, अच्छे से कवर कर रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, बताओ। क्या हार्ड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करें आप लोग इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा भाई साहब बिहार। ठीक है। अब बिहार तो आंसर आ जाएगा, याद कर लोगे बिहार को साहब, लेकिन ध्यान रहे बिहार है ना आज है। बंगाल है ना, बंगाल भारत का एक समूचा बड़ा प्रांत हुआ करता था। मैंने बार बार कहा आपको, बंगाल के अंदर आज का बिहार हो गया, आज का उड़ीसा हो गया, है ना, आज का एक तरह से बांग्लादेश हो गया, आज का वेस्ट बंगाल, ये सारे बंगाल के हिस्से थे ना। तो बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था, ये बात कर रहा हूं मैं। बंगाल से बिहार अलग हुआ था साहब 22 मार्च, जिस समय वाटर डे मनाते हैं, सन 1912 को। 22 मार्च 1912 को ध्यान रखना, बंगाल से एक तरह से बिहार अलग हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। बिहार अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हो बिहार के बारे में। करंट में अभी यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले हैं वैसे। ठीक है। थोड़ा सा चलो और बात कर लेते हैं आपके साथ। करंट में तो है ना आ रहा है बिहार। अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो गए बिहार के अंदर। 243 और 40 16 का रेशो यहाँ पर, यानी कि क्या 243 यहाँ पर विधानसभा सीट है, 40 यहाँ पर लोकसभा सीट है और मात्र 16 यहाँ पर राज्यसभा है। विधानसभा जैसे भाई अपने हरियाणा में 90 है ना साहब, है तो बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सीट वीट थोड़ा याद कर सकते हो आप लोग। विधानसभा है बिहार में 243, 40 बिहार में है भाई साहब लोकसभा। ठीक है। और 16 है बिहार में राज्यसभा सीट। ठीक है, ये ध्यान रखना। बिहार में वैसे विधानसभा से उपला सदन विधान परिषद भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। विधान परिषद है ना, विधान परिषद बिहार में विधान परिषद होता है। और विधान परिषद सीट बिहार में वर्तमान में भाई साहब कितनी है? 75 है। नीतीश कुमार विधान परिषद का ही तो सदस्य है, विधानसभा का थोड़ी ना है। नीतीश जो कि बिहार के सीएम है। तो ये 2-3 बातें मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, बिहार के बारे में। करंट में इसका गवर्नर भी बना है बिहार का, थोड़ा बात करें। अभी हाल ही में एक केरल का गवर्नर हुआ करता था काफी दिनों से, तो आपने नाम सुना होगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ, जो अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी थे, आरिफ मोहम्मद खान ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर है, जो शायद परसों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी आए हुए थे। नायब सिख सैनी को डॉक्टरेट उपाधि से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सम्मानित भी किया है ना। नायब सैनी वर्तमान में डॉक्टर सैनी के नाम से, तो अभी हाल ही में उनको पीएचडी मिला है। ठीक है, क्या लिया है? ठीक है। तो वर्तमान में क्या आरिफ मोहम्मद खान इसके इन प्रेजेंट टाइम गवर्नर बने। ये केरला के गवर्नर थे, लेकिन हाल ही में एक तरह से किन के बने, ये सारी चीजें। सीएम तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, सीएम नीतीश कुमार इन प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, वर्तमान में नीतीश कुमार है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी इनकी, जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है बिहार। ठीक है, तीर का निशान इसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। स्टैटिक जी के में से भी सुनाते हैं ना, तीर का निशान। जनता दल यूनाइटेड लालू वाली नहीं है, ये जनता दल नीतीश वाली है, इसका तीर का निशान है। जैसे कांग्रेस का, बीजेपी का सिंबल आप लोग जानते हो। तो बिहार के अंदर था ये। तो बिहार के बारे में, अब चंपारण कहां पर हो तो सब जानते हो आप लोग, लेकिन मैं बिहार की बात की। 243 यहाँ पर सीट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने वाले हैं। ठीक है साहब, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। 20 अगस्त 1917 में मोंटेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था? अब देखो ये पूछा गया। अब मोंटेग्यू घोषणा अभी मैंने आपसे बात की है। ठीक है,
कि इंडियन लोगों को प्रत्येक प्रशासन की शाखा में भागीदारी देंगे हम। 20 अगस्त 1917 को अनाउंस किया था, जिसको अगस्त घोषणा या मोंटेगू घोषणा बोलते हैं। ये बातें आप लोग समझ चुके हो। अब उसी मोंटेगू घोषणा से एक संबंधित क्वेश्चन हमने बनाया आपके सामने। जैसे क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, क्वेश्चन पेपर में पहले बन के आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना, उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता को बड़ी आवश्यकता थी, बिल्कुल बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना। तो इसका आंसर इसमें पूछा, क्या पूछा था, कौन सा कारक नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो नहीं में ये आ जाएगा भाई, ठीक है। बाकी एक तरह से सारे होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। इस टाइप से क्वेश्चन बन के आती है कई बार। मोंटेगू घोषणा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो देखो, गांधी ने अपना पहला जनभाषण है ना, वो भाई साहब कहाँ पर दिया था आप सभी जानते हो। मैंने भाई कई बार आपको बताया, ऑनलाइन क्लास में कई बार डिस्कस किया है। तो पहला भाषण दिया था महात्मा गांधी ने वाराणसी में, और वाराणसी में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भाई एक उद्घाटन था, उद्घाटन, ठीक है साहब। और इसका उद्घाटन हुआ था 4 फरवरी सन 1916 को। और BHU के फाउंडर अगर आपसे पूछे ना कि BHU किसने बनाई, बस बना मदन मोहन मालवीय के द्वारा या इनके साथी। और मदन मोहन मालवीय BHU के फाउंडर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वर्तमान में बनारस एज ए वाराणसी इन प्रेजेंट टाइम में भारत की कल्चरल कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके उद्घाटन समारोह में गांधी जी 4 फरवरी को गए थे। तो गांधी जी की जुबान से हिंदुस्तान के दरार पर पहला औपचारिक भाषण इस समय दिया गया। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग याद करना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको याद कर चुके होंगे। BHU, जो कि BHU यूनिवर्सिटी आज बनारस में है, इससे पहले यहां पर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा सन 1898 में इसके साथी और एनी बेसेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था बनारस में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बना था। और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये कालांतर में एक यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील होता है, जो कि वर्तमान में भारत के अंदर एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। सन 1916 में बना था मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। और इसी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी जाते हैं, अपना पहला स्पीच देते हैं, औपचारिक रूप से ऑफिशियल पहला स्पीच भारत में गांधी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। बनारस जो कि सांस्कृतिक राजधानी है। अभी एक संस्था है दुनिया में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO के द्वारा बनारस को भारत की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, ठीक है साहब। तो ये सारी चीजें हैं। चलो और बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? देखो, महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन ये किसने कहा कि गांधी जब अफ्रीका में गए थे ना 1893 से लेकर 1893 से लेकर और 1915 का जो टाइम पीरियड है ना, वो गांधी का अफ्रीका का टाइम पीरियड है। तो कहते कि इस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे, और अफ्रीका के ही एक तरह से जीवन को या जीवन ने गांधी को महात्मा बनाया। कि किसने बोला? तो साहब ये बोला था अपने एक इसमें ऑप्शन यहां पर बिपिन चंद्र पाल, चंद्र डेविडसन, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ये एक तरह से ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, चंद्रन देवनसन आएगा। ये थोड़ा मैं लिख देता हूं, इसका सही उच्चारण हो जाता है चंद्रन देवनेसन, ठीक है। इस नाम से भी आपको बुकों में नाम लिखा मिलेगा, शायद सुना हो तो कभी। चंद्रन देवनेसन नाम का एक तरह से बंदा है। इसने बोला था कि गांधी को एक तरह से अफ्रीका में महात्मा बनाया था। ये बात की है मैंने, आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। 1893 में गए थे। अब्दुल्ला झावेरी नाम के एक बंदा हुआ करता था गांधी के साथी। उसके केस के सिलसिले में सन 1893 में महात्मा गांधी जाते हैं अफ्रीका में। इंग्लैंड में बैरिस्टर की शिक्षा लेने गए थे गांधी जी। शिक्षा कंप्लीट होने के बाद गांधी जी अब्दुल्ला झावेरी नाम, थोड़ा सा देखो बात कर लेते हैं, आप लोग इसको समझना। साउथ अफ्रीका, ठीक है। और महात्मा गांधी, वैसे तो टॉपिक अलग से गांधी का भी लेके आऊंगा मैं। साउथ अफ्रीका और महात्मा गांधी कब गए? ठीक है, गए कब थे भाई? तो गए थे सन 1893 में। क्यों गए थे? अब्दुल्ला झावेरी, ठीक है, अब्दुल्ला झावेरी के केस के सिलसिले में। तो ज्यादा लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाओगे। 1893 में गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही गए तो गांधी के साथ ही दिक्कत हो गया। देखो ना, सुना होगा आपने, गांधी को ट्रेन से धक्का मार दिया गया। ट्रेन से धक्का, ऐसे इतना मतलब धक्का है नहीं मारा गया, मतलब भयंकर तरीके से धक्का मार दिया, चल भाई, ऐसा नहीं था। तो एक ड्रबन मैच वैच देखते होगे। ड्रबन के पास एक जगह और होती है जिसका नाम है मैरिट्सबर्ग। तो यहां पर गांधी को ट्रेन से उतारा गया था मैरिट्सबर्ग नामक स्थान से, ठीक है। इस बात को समझना।
अफ्रीका में जाते गांधी जी 1894 का समय था, और 1894 में महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर एक अपना हब बनाते, एक प्लेटफॉर्म बनाते जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। 22 अगस्त सन 1894 का समय था, ठीक है, 22 अगस्त सन 1894। तो अफ्रीका में गांधी जी एक संस्था बनाते, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना एक तरह से गांधी ने की थी, कांग्रेस नहीं कह रहे हम, नटाल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझना। सन 1903 ईस्वी का समय था, और 1903 में गांधी जी अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, और जो न्यूज़पेपर 1903 में महात्मा गांधी निकालते हैं ना, साउथ अफ्रीका के डरबन से निकालते हैं, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे आता है, वैसे तो गांधी का अलग से टॉपिक में लेके आऊंगा आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जाते जाते आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं। इंडियन ओपिनियन, और जो इंडियन ओपिनियन है ना, ये समाचार पत्र गांधी ने अफ्रीका से निकाला था, डरबन नामक क्षेत्र से, मैरिट्सबर्ग नामक क्षेत्र से, 1903 में। सन 1904 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, अफ्रीका के अंदर डरबन नामक स्थान पर एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है, फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी साहब, डरबन में, डरबन मेन गढ़ है डरबन, ठीक है, यहां पर। तो ये एक तरह से कुछ चीजें मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे महात्मा गांधी, और यही महात्मा गांधी हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से आते हैं। वैसे हालांकि 1800, देखो इनका पूरे जीवन की बात करें अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 का है, तो इसका मतलब ये मत मानना कि 93 में गए और 1915 में सीधे आए। वैसे एक बार है ना इंडिया में 1901 में भी आए थे, कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में भाग लिया था, जिसके दिनसा वाचा नाम के अध्यक्ष बने थे। तो बीच में भी गांधी जी आ चुके थे, कभी इनको अलग ही वे में एक तरह से पढ़ते रहो ना। यही गांधी जी इंडिया में प्रवेश, ठीक है, भारत में इनकी एंट्री कब हुई थी, ठीक है, भारत में प्रवेश इनका हुआ था 9 जनवरी सन 1915 को। हर साल 9 जनवरी को भारत में एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, हर साल 9 जनवरी को। एक होता अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल प्रवासी दिवस है ना, वो 18 दिसंबर, और भारतीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी। और इसी उपलक्ष्य में है ना, इसी जनवरी महीने के अंदर एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, एक होता भारतीय प्रवासी सम्मेलन। और ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन है ना भाई, वर्तमान में तो हर 2 साल में होते हैं, पहले हर साल होते थे। तो फर्स्ट भारतीय प्रवासी सम्मेलन बना था 2003 में न्यू दिल्ली के अंदर, अपनी दिल्ली में, ठीक है। और 2003 से चलते चलते है ना, ये रिसेंटली भाई साहब अभी मन गया 2025 में, लास्ट मंथ में, और 2025 में भारतीय प्रवासी सम्मेलन बना भुवनेश्वर में। करंट में थोड़ा याद कर लेना, रिसेंटली भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहां पर बना, भुवनेश्वर में। और 2025 के भारतीय प्रवासी दिवस जो है ना, दिवस, उसकी थीम पता क्या थी, विकसित भारत में प्रवासी लोगों का योगदान, या विकसित भारत में भारतीय प्रवासी का योगदान, ये इसकी थीम है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस की थीम, और थीम पेपर में आती है, हरियाणा पुलिस में देखा होगा ना, 2 दिवस की थीम और 2 दिवस वैसे पूछे गए थे, टोटल 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से। तो 2025 में आयोजन किया है, 2025 में भुवनेश्वर। 2015 में इसका आयोजन है ना गांधीनगर में किया गया था, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और इस समय मोदी जी ने कहा था कि भाई 2 साल में करवाएंगे, हर साल नहीं करवाएंगे। और 2015 से चलते चलते 2025 में इसका आयोजन हो चुका है। इससे पहले 2023 में इसका आयोजन किया गया था इंदौर के अंदर, जो कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी, और इन प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट सिटी इंदौर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में जल्द आपके सामने हाजिर होंगे एक नया प्यारा सा छोटा सा सेशन लेकर। तो वो सेशन तो छोटा सा होता नहीं है वैसे, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी क्लास होती है, पूरा कंसेप्ट आपको देते हैं, डिटेल देते हैं ना, कि क्वेश्चन आंसर ऐसा तो होता नहीं है। मैराथन टाइप की कोई क्लास हमारी होती नहीं है कि भाई साहब ऑनलाइन क्वेश्चन है ना, ऐसा तो सारी चीज़ें बुकों में है। उसको थोड़ा सा ना टाइटल भी सेट करना आप लोग, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रही है, लैंग्वेज कैसे बन के आ रही है, तो सारी चीज़ें सेट करते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं, क्वेश्चन 15-20 होते हैं, बट 15-20 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक का निचोड़ हम सेट कर देते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, मेरे हिसाब से आप लोग आंसर गलत नहीं करोगे। तो क्लास इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हरियाणा जी की क्लास या अपना जो सीरीज चल रही है आधुनिक भारत की, उसमें। तो तब तक आप लोग कवर करते रहना, ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।